नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं और हमारा आधार है स्रोत सामग्री भारत एक चिरंतन गाथा। नमस्कार। हाँ, ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, जैसा कि आपने कहा। ये असल में एक सभ्यता की कहानी है। कैसे वो चलती रही, बदलती रही, पर टूटी नहीं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही समझना है कि ये निरंतरता, ये बदलावों को अपनाने की क्षमता, इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। सिंधु घाटी सभ्यता, करीब 5000 साल पहले। हाँ, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। स्रोत भी कहता है कि कमाल के सुनियोजित शहर थे ये। मतलब मिस्र के पिरामिड से भी पहले, सोचिए। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि वहाँ कोई बहुत बड़े मंदिर या किले नहीं मिले। सही मिले तो मातृ देवी की मूर्तियां, पेड़ों की पूजा के निशान, शायद शिव का कोई आदि रूप। तो मतलब फोकस शायद कहीं और था। लगता तो यही है। और देखिए, जब नदियां सूखीं, जलवायु बदली, तो ये शहर उजड़ गए, लोग कहीं और बसे। लेकिन वो विचार, वो संस्कृति के बीज, वो आगे बढ़ गए। हाँ, ये है निरंतरता की पहली झलक। चीजें खत्म नहीं हुई, बस रूप बदला। बिल्कुल। और इसके बाद आता है वैदिक काल, करीब 1500 से 500 ईसा पूर्व। हाँ। संस्कृत भाषा, वेद, उपनिषद, ये सब इसी दौर की देन है। और यहाँ एक बड़ा वैचारिक बदलाव भी दिखता है ना? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। स्रोत भी इशारा करता है कि कैसे बाहरी यज्ञों, कर्मकांडों से ध्यान हटकर आंतरिक ज्ञान पर गया। उपनिषदों की गहरी बातें, जैसे तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो। मतलब बाहर से अंदर की ओर यात्रा, सोच के स्तर पर एक बड़ा कदम। निश्चित रूप से। और इसी जमीन पर फिर नए विचार पनपे। हाँ, जैसे लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध और महावीर का समय। सही। उन्होंने उस समय की स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी, करुणा, अहिंसा के नए रास्ते दिखाए। और इसी माहौल में मौर्य साम्राज्य भी उभरा। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की कूटनीति। और फिर सम्राट अशोक। स्रोत में कलिंग युद्ध का जिक्र है। हाँ, उस युद्ध की भयावहता ने उन्हें कैसे बदल दिया। बिल्कुल। और फिर उन्होंने धम्म अपनाया, मतलब नैतिक शासन, सदाचार का रास्ता। और सिर्फ अपनाया नहीं, उसे पत्थरों पर खुदवाया, शिलालेखों के जरिए दूर दूर तक पहुंचाया। हाँ, वो संदेश, करुणा, सहिष्णुता, सभी जीवों का सम्मान आज भी कितने जरूरी लगते हैं। ये दिखाता है कि एक व्यक्ति का बदलाव कैसे पूरे राजकाज पर असर डाल सकता है। सही कहा। इसके बाद गुप्त काल, लगभग 320 से 550 ईस्वी। इसे अक्सर स्वर्ण युग कहते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि ये सिर्फ साम्राज्य के बड़े होने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में ज्ञान और कला का शिखर था। सोचिए, आर्यभट्ट खगोल विज्ञान में, चिकित्सा में सुश्रुत, साहित्य में कालिदास। और वो अजंता एलोरा की कला, अद्भुत। ये सब दिखाता है कि उस समय एक बौद्धिक आत्मविश्वास था, एक सांस्कृतिक ऊंचाई थी। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गुप्तों के बाद बाहरी आक्रमणों का दौर आया। हूण, अरब, तुर्क। हाँ, एक लंबा दौर था वो, करीब 550 से 1200 ईस्वी तक। लेकिन यहाँ भी भारत की वो खासियत दिखती है। मतलब सिर्फ विरोध नहीं। सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि चीजों को अपने अंदर समा लेना, आत्मसात करना। दक्षिण में देखिए, चोल, पल्लव राजाओं ने कितने भव्य मंदिर बनवाए, वास्तुकला का कमाल। और उसी समय भक्ति और सूफी आंदोलन भी तो पनप रहे थे। हाँ, जो सामाजिक बंधनों को तोड़ रहे थे, ईश्वर से सीधे जुड़ने की बात कर रहे थे। और दार्शनिक स्तर पर आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत। बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से वैचारिक एकता लाने की कोशिश की। ये दिखाता है कि बाहरी उथल-पुथल के बीच भी अंदरूनी संवाद चल रहा था। फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। ये भी एक बड़ा अध्याय है। हाँ, 1206 से लेकर करीब 1707 तक यहाँ सांस्कृतिक मेलजोल का एक और दौर शुरू हुआ। जैसे कुतुब मीनार की वास्तुकला या उर्दू भाषा का बनना। अमीर खुसरो का संगीत, ये सब मिले जुले असर की मिसालें हैं। स्रोत अकबर की सुलह कुल नीति का जिक्र करता है। हाँ, यानी सबके लिए शांति। और शाहजहां का ताजमहल तो खैर प्रतीक है ही। हालांकि औरंगजेब के समय में टकराव भी बढ़े। हाँ, वो भी इतिहास का हिस्सा है। और फिर यूरोपीय शक्तियों का आना शुरू हुआ। 1498 वास्को डी गामा आया तो था मसालों के लिए। हाँ, लेकिन जल्दी ये व्यापार की होड़ सत्ता की लड़ाई में बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। और इसी का नतीजा था 1857 का संग्राम। स्रोत से सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं मानता, वो कहता है कि ये राष्ट्रीय चेतना के जगने का एक अहम मोड़ था। रानी लक्ष्मीबाई,
तात्या टोपे जैसे कितने ही वीरों ने लड़ाई लड़ी। हाँ, पर विद्रोह दबा दिया गया और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। लेकिन जैसा आपने कहा, इसने आजादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। बिल्कुल। फिर विवेकानंद का वो जोशीला भाषण, टैगोर की सोच, गांधी जी का सत्याग्रह, हाँ, सत्य और अहिंसा का वो अनोखा हथियार, और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का संघर्ष भी। इन सब ने मिलकर आजादी का रास्ता बनाया। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन विभाजन का दर्द भी साथ आया। हाँ, वो एक गहरा जख्म था। आजाद भारत ने फिर लोकतंत्र का रास्ता चुना। नेहरू जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत की नींव रखी गई। IITs, बड़े बांध, ISRO जैसे संस्थान बने। बाद में हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, खाद्य सुरक्षा बढ़ी। और हाल के दशकों में IT क्रांति ने तो भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई जगह दी है। हाँ, ये सब उपलब्धियां हैं, पर स्रोत चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं करता। गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, ये सब आज भी हैं। सही बात है। तो इस पूरी हजारों साल की यात्रा को अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, स्रोत इसे बहुत अच्छे से कहता है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक गतिमान सभ्यता है। एक नदी की तरह जो बहती रहती है, मुड़ती है, नई धाराएं उसमें मिलती हैं, पर वो अपना मूल प्रवाह नहीं खोती। हाँ, और इसमें वो विरोधाभास भी दिखते हैं। बिल्कुल। साधु और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्राचीन परंपराएं और आधुनिक तकनीक, झुग्गियां और गगनचुंबी इमारतें, सब एक साथ। ये निरंतरता, ये बदलते हालात में ढल जाना और नई चीजों को अपना लेना, ये वाकई एक असाधारण कहानी है। एक ऐसी कहानी जो खत्म नहीं हुई है। सही। और स्रोत अंत में यही विचार छोड़ता है कि ये कहानी अभी लिखी जा रही है और इसे सुनने वाला हर व्यक्ति, हम सब इसका हिस्सा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में वो कौन से तत्व हैं जो भारत की इस हजारों साल पुरानी निरंतरता को आगे भी बनाए रखेंगे। जय हिंद।